feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। आज हम वीडियो ले आए हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा का, जिसे हमने 2019 में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी के साथ संपन्न किया था। इस वीडियो पे हमें क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना है, वहाँ कौन सा फूड अवेलेबल मिलेगा, इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी हमें क्या बैकअप मिलता है, डॉक्टर सपोर्ट क्या मिलता है, मेडिकल सपोर्ट क्या मिलता है, अकोमोडेशन किस प्रकार का, कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल होगा, ये सभी चीज़ डिस्कस करी है और बताई गई है। अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो, और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जर्नी टोटल 28 मेंबर्स के साथ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू होती है और यहाँ से हम फ्लाइट पकड़ के सीधे काठमांडू एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ की हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र रिचा टूर्स वालों ने हमें ग्रीट किया और वेलकम किया। यहाँ से हम सीधे रेडिसन ब्लू में चेक इन करते हैं। ये हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र श्री सज्जन बाजुरिया जी सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग लेते हुए समझाते हुए कि आगे आने वाली चीज़ें क्या क्या होगी, कैसी परिस्थिति, कैसे क्लाइमेट में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, क्या क्या अल्टीट्यूड रहेगा, उस हिसाब से क्या क्या बैगेज आपको आपके साथ कैरी करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है, वो बताया जा रहा था। बैगेज को लेके कई सारी रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए जो लोग भी एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाते हैं उनका बैगेज वहीं रोक दिया जाता है इसी होटल में। यहाँ से आगे पर पर्सन ओनली 9 kg वेट कैरी कर सकता है, उसमें उसके जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ें ले जाने को अलाउ किया जाता है। ये जो लोग भी आगे प्लान कर रहे हो इस यात्रा के लिए, एक्स्ट्रा बैगेज प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अपने अच्छे जूते लीजिए जो कि आगे ट्रैकिंग के लिए काम आएंगे, और बाकी चीज़ें जैसे छड़ी, ग्लव्स, गर्म कपड़े ये ज़रूर लीजिए, ये आपको अंत तक काम में आएंगे। जैसे कि हम काठमांडू में रुके थे, तो सीधी सी बात है, काठमांडू आए बाद अगर पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा, जो कि हमें इस टूर में ही इंक्लूड किया गया था। भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन के बाद हम लोगों ने फिर से होटल में लंच किया और यहीं से हमने आगे के लिए हवाई यात्रा शुरू की। यहाँ से काठमांडू एयरपोर्ट से लगभग 2 घंटे की यात्रा नेपालगंज के लिए छोटे मिनी प्लेन, जो कि लगभग 100 सीटर होगा, उसी से शुरू हुई।
खिड़की से दिखता ये बेहतरीन नज़ारा, पूरा काठमांडू शहर। दोस्तों, नेपाल तक तो हमें इंडियन करेंसी में ही काम चल जाता है। यहाँ इजीली इंडियन करेंसी अवेलेबल भी है और ये लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम चाइना में एंटर होते हैं, वहाँ हमें युआन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, जहाँ भी आप रुकते हैं आप वहीं पे अपने करेंसीज़ को चेंज करके युआन अपने पास रखिएगा, ताकि आगे जब भी आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ आपको युआन में ही पे करना होगा, जो कि घोड़े के लिए और एक पॉटर के लिए देना होता है। लगभग ये रकम इंडियन करेंसी में 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार तक भी जा सकती है। तो इसकी तैयारी आपको पहले से ही रखनी है, और जो भी चीज़ या सामान आप वहाँ चाइना में खरीदेंगे वहाँ भी आपको युआन में ही पे करना होगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा बाहर का। हम लोग लगभग दोपहर के 4 बजे इस फ्लाइट के लिए रवाना हुए थे और शाम के 6 बजे तक हम नेपालगंज पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे के लिए जो भी रास्ता तय करना है वो पूरा मौसम पे आधारित है। तो हमें आगे के लिए जो भी फ़्लाइट पकड़नी होगी वो अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ही पकड़नी होगी। तो आज शाम हम लोग नेपालगंज में ही रुकेंगे। होटल सॉल्टी बहुत ही सुंदर होटल है और बहुत ही अच्छा स्टाफ और बहुत ही अच्छी क्लीनिनेस के साथ वीरान में बसा हुआ होटल है। ज़रूर रुकिएगा इस होटल में। शाम को नेपालगंज में होटल सोल्टी में चेक इन करके हमने रात को डिनर किया और अगले ही मॉर्निंग सुबह 6 बजे हमारी फ़्लाइट सिमिकोट के लिए रवाना हुई। मौसम को देखते हुए जब तक सामने से, जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ से जब तक सिग्नल नहीं मिलता है कि मौसम क्लियर है, तब तक हवाई यात्रा शुरू नहीं की जाती है, क्योंकि ये प्लेन काफ़ी छोटे होते हैं। इसमें पैसेंजर कैपेसिटी भी लगभग 20 से 25 लोगों की होती है। ये जर्नी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे की थी, जो कि नेपालगंज से सिमिकोट के लिए लगता ही है। यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर थे। हेलो दोस्तों, ये हूँ मैं और ये है हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव 1008 स्वामी कमलेशानंद जी सरस्वती। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये प्लेन काफ़ी छोटा है, तो इसमें बैठने की कैपेसिटी भी बहुत कम लोगों की थी। इसमें लगभग 10 से 12 ही लोग बैठ सकते थे। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी जो टीम थी टोटल 28 मेंबर्स की थी, प्लस डॉक्टर्स। तो इसमें लगभग 3 बार ये ट्रूप्स आए और हमें छोड़े। पहली बार में लगभग 2 घंटा लगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट आई। ऐसा करके लगभग सुबह 6 बजे से शुरू हुई जर्नी एक ट्रूप 2-2 घंटे में पहुंचता था। तो 12 साढ़े 12 बजे तक टोटल मेंबर्स वहाँ सिमिकोट पहुँच गए। तब तक बाकी अदर्स मेंबर्स को
वहीं पे रुकना पड़ रहा था। और देखते देखते हम सिमिकोट पहुंच गए। सिमिकोट एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है जो कि नेपाल में ही स्थित है, एक पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे हेलीपैड भी है क्योंकि आगे की जो भी यात्रा होगी वो यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही होगी। ये नज़ारा जो कि एयरपोर्ट के एकदम सामने है वो देखने लायक है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच सिमिकोट एयरपोर्ट बहुत ही मनमोहक दृश्य के साथ, बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ ये हम सिमिकोट एयरपोर्ट पे रुके थे हमारे बाकी की टीम मेंबर्स का इंतज़ार करते हुए। हमारे बाकी की टीम मेंबर्स के लिए ये जो फ़्लाइट आप देख रहे हैं ये रिटर्न जा रही है। वहाँ से हमारे जो साथी नेपालगंज में रुके हैं उनको ले आएंगे। आपका जो मुख्य लगेज होता है जो कि एक डफल बैग में है, आपको वो आपके साथ रखना अलाउ नहीं है। वो पूरा बैगेज आपका आपके टोटल ग्रुप मेंबर्स के साथ ही कलेक्टिवली आपके जर्नी के साथ साथ आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचते रहता है।
जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहाँ आपका बैगेज आपके नंबर वाइज पहुँच जाएगा। आपसे पूरे यात्रा के दौरान एक हैंड बैग कैरी कर सकते हैं जिसका वज़न लगभग 2 से 3 किलो के बीच में ही रखना होगा, जिसमें आप ज़रूरी सामान जैसे कुछ चॉकलेट्स इत्यादि या पानी की बोतल या दवाइयाँ ये सब रख सकते हैं। आपके पासपोर्ट्स और आपके आईडी इत्यादि भी रख सकते हैं साथ में। और यहाँ से हेलीकॉप्टर की यात्रा शुरू होती है। हेलीकॉप्टर में 6 ही लोग बैठते हैं और हमारे बाकी के जो मेंबर्स हैं वो 6 के ग्रुप्स बना के एक एक करके आएंगे। हेलीकॉप्टर से बाहर के जो नज़ारे हैं मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ सभी लोग जैसे गुम हो गए हैं, सफ़ेद चादर ओढ़े ये पहाड़ों की श्रृंखला बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है जो कि भुलाए से भी नहीं भूल पाएंगे। इतने करीब से, इतने नज़दीक से मानो पहाड़ों के ऊपर ही ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इतना बढ़िया नज़ारा मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि वो फीलिंग्स क्या है। हिल्सा जो कि हमारा अगला पड़ाव है। ये हेलीकॉप्टर की यात्रा हमें हिल्सा की ओर ले चलती है। हिल्सा जो कि नेपाल और चाइना के बीच स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ हमें हमारे बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए इंतज़ार करना होगा। हम लोग हमारी ग्रुप में पहली राइड में बैठे थे। बाकी के लोग लगभग आधे आधे घंटे में आना शुरू रहेंगे 6 के ग्रुप्स में। इसमें लगभग 3 से 3.5 घंटा लगेगा। तब तक हम यहीं पे एक होटल में रुके चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट के साथ आगे लंच भी करके आगे के पड़ाव के लिए बढ़ेंगे। ऊपर से जो आप नदी देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया ये नेपाल में आता है और इसी के एकदम राइट साइड वाला जो एरिया है वो चाइना में आता है। ये बॉर्डर ये नदी के माध्यम से बनाई गई है। नदी के उस पार चाइना, नदी के इस पार नेपाल। जो भी नीले कलर वाली आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये नेपाल में है और जो भी वहाँ दूसरी तरफ की ओर आप देख रहे हैं वो चाइना में है।
यहाँ हम हमारे बाकी के टीम मेंबर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी टीम थोड़ी ही देर में 6-6 के ट्रूप्स में आना शुरू रहेगी। तब तक हम यहाँ इस होटल में रुके हैं और यहीं हम चाय, नाश्ता इत्यादि और फ्रेश इत्यादि होंगे। चाइनीज़ सिक्योरिटी की वजह से आगे हमें फ़ोटोग्राफी और फिल्मोग्राफी अलाउड नहीं थी। यहाँ से हमने हिल्सा ब्रिज क्रॉस करके पैदल ही आगे चाइनीज़ इमिग्रेशन सेंटर में जाकर अपना पासपोर्ट देकर इमिग्रेट किया। यहीं से हम चाइना में इंटर हुए। बुरंग यहाँ एक छोटा सा टाउन है जहाँ हम हिमालयन होटल में रुके थे। हिमालयन होटल में लगभग हमें एक दिन रुकना ही पड़ा था। यहाँ मौसम के हिसाब से हम हमारे शरीर को ढाल ले, इसलिए एक दिन का यहाँ हॉल्ट होता है। एक दिन हमें रुकना ही पड़ता है ताकि हम इस नेचर में खुद को एडजस्ट कर ले। यहाँ शॉपिंग इत्यादि के लिए भी बहुत सी चीज़ें थी और यहाँ के 1-2 टेम्पल्स भी हमने विज़िट करे। सोशल मीडिया यूज़र्स बुरंग में हिमालयन होटल में अगर वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक लोकल ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके ही वो सेटिंग्स में जाके उस होटल्स के वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्पीड इतनी बेहतर तो नहीं मिलेगी। हम मेजरली लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं। ना ही हम चाइनीज़ समझ सकते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं और इंग्लिश ना हम इनसे बात कर सकते हैं, ना ही ये समझ पाते हैं। तो हमें गूगल ट्रांसलेटर का ही मदद लेना पड़ता है। लोकल मार्केट में घूमते हुए ये नज़ारा, यहाँ का ये एक लोकल टेम्पल है जहाँ हम विज़िट करने गए थे। ये होटल की लॉबी है और ये होटल का डाइनिंग हॉल। यहाँ हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स को एक साथ डाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ रिचा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मील सर्व करवाई है, जो कि प्योरली वेज है और हार्डकोर इंडियन टेस्ट ही देती है। आज मंगलवार है, आप लोग का मन हो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए। हाँ, सहमति है आप लोगों की महाराज जी? हाँ, एकदम। बुरंग से हम एक दिन रुक के नेक्स्ट डे निकलते हैं मानसरोवर की यात्रा के लिए। मानसरोवर जो कि इस पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, वहाँ स्नान का काफ़ी महत्व है।
हमने मानसरोवर के दर्शन करके वहीं एक दिन रुकना पसंद किया। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। Sometimes there's no one else who loves me like you used to. हाय दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मानसरोवर नहीं है, ये है राक्षस ताल। राक्षस ताल दिखने में बहुत ही सुंदर है, परंतु यह एकदम सुनसान और यहाँ का पानी नहाने या इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसे न पीने की भी मान्यता यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। यहाँ जानवर इत्यादि भी ये पानी नहीं पीते। आप देखिए कैमरे की तरफ देखिए। राक्षस ताल, यहाँ हमारे बाकी के टीम मेंबर्स सेल्फी, फोटोग्राफी, फिल्मोग्राफी का आनंद लेते हुए सभी मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मानसरोवर है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत ही अहम पड़ाव माना गया है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो है। यहाँ पे स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी अभी हम लगभग दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक इस मानसरोवर के झील के पास पहुंच जाएगी। इसकी परिक्रमा का भी एक अपना महत्व है, जो कि हम गाड़ी के ही माध्यम से करेंगे, परंतु स्नान तो इसमें करना ही करना है। और ये हमारे बाबा कैलाश की पहली झलक, जो कि देखते ही मन में उत्साह एकदम बढ़ा दे रही है। बुरंग लगते ही आगे का जितना भी रास्ता है, यहाँ पेड़ पौधे इत्यादि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये पूरी पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में भी बिल्कुल बंजर ज़मीन है। यहाँ पे ग्लेशियर, बर्फ़ इत्यादि ये सब चीज़ें तो मिल जाती है, पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं मिलते, जिसके कारण ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है। ओल्ड एज लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण यहाँ आपको चक्कर भी आ सकते हैं और थोड़ा ही चलने में काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं इतना बड़ा, ये सब परमार्थ निकेतन संस्था जो है, भारत में काफ़ी बड़ी ट्रस्ट है। उन्होंने यहाँ
अपने खर्चों से बनवाया है, जो कि अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है। यहाँ लोग या श्रद्धालु रुक सकते हैं, मानसरोवर के दर्शन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, पूजा इत्यादि करके यहाँ रुकने के लिए, खाने पीने के लिए बाकी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, यहाँ कॉमन ही टॉयलेट्स और बाथरूम है, तो ये एक चीज़ जो थोड़ी बहुत खामी इस पूरी यात्रा में दिखाई देती है। ये आ गए हम कैलाश मानसरोवर में। ये मानसरोवर का अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती जी रोज़ प्रातः 2:30 बजे इसी सरोवर में स्नान करते हैं। 2 तारों के रूप में इनकी प्रतिमा आती है और इसी पानी में, जल में सम्मिलित हो जाती है रोज़ 2:30 बजे। देखने वालों ने, हमने भी लगभग ये देखा था। और मान्यता ये भी है कि वैदिक परंपरा के हिसाब से यहाँ पूजा करके स्नान का काफ़ी महत्व है। कई साधु संतों का तो ये भी कहना है कि भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो क्षीर सागर यही कैलाश मानसरोवर ही है। यही मानसरोवर से आपको कैलाश पर्वत के भी दर्शन होते हैं, परंतु उसका और भी अच्छा और नज़दीकी जाने का मौका आगे हमें मिलेगा। गीतावानस्य महिमातो जायास्य मूर्खः।
दार्जिन, एक छोटा सा गांव जो कि एकदम कैलाश पर्वत के निकट है। ऑक्सीजन की कमी काफ़ी हो जाती है। यहाँ हम थोड़ा ही चलने में थक भी रहे थे और हमें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी। यहाँ रेगुलर हमारा ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल डॉक्टर हर रोज़ सुबह मॉनिटर करते थे। पवित्र मानसरोवर के दर्शन और स्नान के बाद हम यहाँ से दार्जिन की ओर बढ़े। दार्जिन में हिमालयन होटल में हम हमारे मेंबर्स के साथ एक दिन के लिए रुकते हैं। यहाँ हमें एक दिन इसलिए रुकाया जाता है ताकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी इस एटमॉस्फेयर के अनुसार बराबर एडजस्ट हो जाए, नहीं तो आगे कहीं ट्रैकिंग के वक्त हमें कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, यहाँ मौसम एकदम ही ठंडा है, जो कि कहीं कहीं पे माइनस डिग्री में भी है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल उससे भी ज़्यादा कम है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण यहाँ थोड़ा भी चलते हैं तो घबराहट सी होती है और डॉक्टर्स भी यहाँ मास्क इत्यादि पहनने की सलाह देते हैं। अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग दार्जिन से अपने होटल से चेकआउट करके यम द्वार की ओर निकलते हैं। यम द्वार, जिसको मुक्ति द्वार भी कहा गया है, ये एक द्वार है जो कि भगवान कैलाश पर्वत के एकदम सामने ही स्थित है। मान्यता है कि इसकी 3 बार परिक्रमा इसके अंदर से जाकर बाहर की ओर निकलने में मानी जाती है। यहाँ से आपको पैदल ही यात्रा की तैयारी करनी होती है। आपको घोड़ा और पॉटर भी मिलता है, जो कि आपका बैगेज इत्यादि लिफ्ट करने के लिए आपके लिए सहायक के रूप में आपके साथ चलता है। घोड़ा और इस पॉटर के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। हम जो कि 2019 में गए थे तब इसका रेट 25,000 था, जो कि अब सुनाई देता है कि लगभग 30 से 35,000 रुपया हो गया है। अगर आप चाहे तो घोड़ा न लेके पॉटर भी ले सकते हैं, पर दोनों ही चीज़ लेना सही होगी। है बाबा कैलाश, भगवान शंकर का निवास स्थान। यही कैलाश पर्वत की मान्यता है। भगवान शंकर स्वयं यहाँ विराजित थे। वैदिक कथाओं के अनुसार भी अनेक स्तोत्रों में हमें ये देखने को मिला है कि भगवान शंकर को कैलाशी वासी अविनाशी कहा गया है। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य, यहाँ की अनुभूति मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जीवन में ज़रूर प्रयत्न करिएगा कि एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करिए। इस पवित्र मानसरोवर में स्नान करके इस कैलाश पर्वत के दर्शन जरूर करिएगा। मुझे ये सौभाग्य मेरे गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उनकी असीम अनुकंपा और असीम प्रेम अहेतु की कृपा के कारण ही आज मैं इस दर्शन का लाभ ले पाया हूँ और इन्हीं के माध्यम से आज आप लोगों तक
पहुंचा पा रहा हूं। मोबाइल लूँ या आपको मोबाइल में अच्छा आएगा? मैं दे दूँगा वो। ये हुए कैलाश पर्वत के एकदम निकट से दर्शन। यहाँ पे परिक्रमा का भी अपना महत्व है, जिसके लिए लगभग 1.5 दिन लगता है, लेकिन उसके लिए भी आपका ऑक्सीजन लेवल और आपकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आपको आगे जाने के लिए काफ़ी सहायक होगी।